Greetings, everyone. So, my name is Juhi Gupta, and we were discussing about the chapter biotechnology. So, अभी लास्ट लेक्चर में हम इस पे फोकस कर रहे थे. As you can look on the screen, हम इस डायग्राम पे फोकस कर रहे थे. This is a vector, which is PBR322. That's the name. And हम ये चेक कर रहे थे कि एक वेक्टर के अंदर कौन कौन सी साइट्स बहुत असेंशियल है, जो अगर ना हो, then वेक्टर अपना काम नहीं कर पाता. What is the main function of a vector? That it delivers the gene that you are interested in. जिस भी जीन पे आप काम करना चाहते हैं, वो जीन डिलीवर करने के लिए दिस वेक्टर वर्क्स एज अ व्हीकल. सो वो काम आपका ये करवाता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ वेक्टर. हम ये पढ़ चुके थे कि क्या क्या होता है. सबसे पहले आपको एक ORI की जरूरत होती है. ORI होना कंपलसरी है. अगर ORI नहीं होता है देन रेप्लिकेशन होने के कोई चांसेस नहीं है. देन उसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए होते हैं, एज इट इज रिटन ऑन दिस साइड. जब तक सेलेक्टेबल मार्कर्स नहीं होते तब तक आपको ये नहीं पता चलता है कि ऐसी कौन सी जीन्स हैं जिनके केस में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और ऐसी कौन सी जीन्स हैं जिनके केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है. सो सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प्स यू इन डिफरेंशिएशन. एंड देन अब मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था कि कैसे एक सेलेक्टेबल मार्कर्स में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स या फिर ओवरऑल ब्रॉडली कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो मैंने आपको एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कल एक चीज पढ़ाने में. जो मैंने आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एग्जांपल दिया था ना, उसके अंदर छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी विच आई एम गोइंग टू करेक्ट टुडे. द एग्जाम्पल दैट आई शोड विद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने वो पूरी प्लेट बनाई थी, फिर मैंने बताया था कि उसको टेट्रासाइक्लिन प्लेट में ग्रो करवाएंगे, तो हमने टेट्रासाइक्लिन वाली ही जीन में इंसर्शन करवाया था. I'll just we are going to revise it in a video as well. I'm going to show you a video in which you're going to revise it. बट उस चीज को भी अवॉइड कर उस चीज के साथ साथ मैं यहाँ पे अपना दूसरा वाला सेक्शन जिसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी उसको भी करेक्ट करेंगे. So the one that I want to correct is the one in which we talked about beta galactosidase. तो जैसे हम यूज करते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एज सेलेक्टेबल मार्कर, ऐसे ही एक जीन है दैट कोड फॉर एन एंजाइम. आपके पास एक जीन है जो कोड करती है एक एंजाइम को जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ठीक है. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दीज सेल्स. अगर एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल के अंदर, या फिर हम इकोलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर उस इकोलाई सेल के अंदर कोई इंसर्ट है, कोई जीन इंसर्टेड है, तो दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेस जनरली मैं बताती हूँ आपको समझाने के लिए इस तरीके से लेते हैं. जैसे दिस इज अ प्लेट फॉर यू एंड इस प्लेट के अंदर मीडिया है. माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ऐसा करते हैं दैट वी प्रिपेयर अ मीडिया जो हम अगार से बनाते हैं, एगरोस से बनाते हैं. उस मीडिया को बनाते टाइम उसके अंदर एक कंपाउंड ऐड कर दिया जाता है. उस प्लेट की मीडिया के अंदर एक कंपाउंड ऐड कर दिया जाता है कॉल्ड एज एक्स-गैल. दिस कंपाउंड it produces a color blue on reacting with the enzyme beta galactosidase. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब इस कंपाउंड से रिएक्ट करती है उसके बाद वो इस कंपाउंड से एक ब्लू कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी कॉलोनीज, बैक्टीरियल कॉलोनीज ब्लू कलर की दिखेंगी. बट इन जनरल अगर आपने कोई जीन इंसर्शन कराया है, जैसे मान लीजिए कि आपका वेक्टर था और इस वेक्टर में ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये जो रेक्टेंगल वाला पीस बनाया मैंने, दैट पीस इज द एरिया विच कोड्स फॉर द जीन दैट इनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेस. आपने उसी के अंदर अपनी नई वाली जीन लगा दी, तो आपने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला एरिया खराब कर दिया, जैसे हम एंटीबायोटिक्स के केस में कर रहे थे. तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम नहीं कर पाएगी. बीटा गैलेक्टोसाइडेस उसके अंदर मीडिया के अंदर पड़े हुए एक्स गैल के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, और जिन जिन के अंदर जीन गई है, नई वाली जीन जिन जिन के अंदर गई है, उनके अंदर कलर नहीं आना चाहिए. सो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. एंड मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से इसको प्रोसेस को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी. एंड हम इसको एक टर्म दी जाती है विच इज रिटन हियर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. आप उस जीन के कोडिंग एरिया के अंदर अपनी नई वाली जीन डालने वाले हैं. उसकी वजह से आपने नई जो जीन इंसर्ट करी उससे पहले वाली जीन का काम खराब हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. कुछ नया डालने की वजह से पुराने वाली जीन का काम खराब हो जाएगा. सो एग्जाम्पल आप क्या करने वाले हो, ये आपने वेक्टर लिया, इस वेक्टर के अंदर ये वाला एरिया जो है दैट कोड्स फॉर द जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ये वाला जो एरिया है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए कोड करता है. अब आप क्या करने वाले हो, आपने अपनी नई जीन ली, जिस जीन में आप इंटरेस्टेड हो, जो आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो नए डीएनए के अंदर, वो वाली जीन आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, इसी के एरिया के अंदर आपने इंसर्ट कर दी. इसकी वजह से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस खराब हो जाएगा. अब वो एक्स गैल वाले कंपाउंड के ऊपर काम नहीं कर पाएगा.
अब जिन जिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन डीएनए और द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिन जिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा उनके अंदर कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी बीटा गैलेक्टोसाइडेस खराब हो चुकी है। फिर दोबारा से जैसे लास्ट टाइम बात करी थी, कॉलोनी बनवाई जाएंगी। कॉलोनी बनाने के लिए आप प्लेट के ऊपर डिविजन्स करेंगे, एंड जितनी भी आप कॉलोनी बनाओगे उतने डिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कॉलोनीज बनाई इनके अंदर। और इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के ऊपर जो मीडिया यूज किया है, उस मीडिया के अंदर कंपाउंड डाल दिया है हमने एक्स गैल। ये कंपाउंड डालना जरूरी है, अदरवाइज आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिएक्ट किससे करेगा? सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एक्स गैल के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, तो जो जो कॉलोनी ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगी वो हो जाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसके अंदर जीन नहीं खराब हुई, अगर जीन खराब होती तो वो ब्लू कलर नहीं दे पाती, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम ही नहीं कर पाती एक्स गैल के ऊपर। और जिन जिन के अंदर कलर नहीं आया, दोज विच आर कलरलेस, जिनके अंदर कोई कलर नहीं आया, तो वो हो गई ट्रांसफॉर्मेंट्स, उनकी बीटा गैलेक्टोसाइडेस खराब हो गई। So this is how transformants are distinguished from the non-transformants, and they are responsible for like a better identification. एंटीबायोटिक्स वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा टेडियस हो जाता था, इसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है, बहुत आराम से आपको दिख जाएगा जिन जिन में कलर आया वो आपके मतलब की नहीं है, जिन जिन में कलर नहीं आया वो आपके मतलब की है। सो दिस इज हाउ दोनों की बात हुई। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एंटीबायोटिक्स कैसे यूज करते हैं, एंड इस वाली क्लास में हम ये बता रहे हैं कि लाइक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कैसे यूज करते हैं। क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूसिंग, जो कलर प्रोड्यूस करेगा सबस्ट्रेट। तो एक्स गैल जो है इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब एक्ट करती है, जब काम करती है, उस टाइम पे वो कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो जब हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के प्रोसेस से खराब कर दिया, उसके बाद वो कलर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। जिन जिन के अंदर हो रहा है वो कॉलोनी के अंदर आपका जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ है, रेस्ट बाकी सारी कॉलोनीज के अंदर जीन इंसर्ट हुआ है। this is how this is said to be कि ये these are the process which are used during the cloning process to identify the transformants from the non-transformants. इसी के basis पे we are going to see the video now, and then we are going to continue with the next topic. Let's shift on the video and let's see how this procedure actually happens. It is going to brief about a plasmid कि plasmid में exactly क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में brief करेगा, फिर बताएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं। Plasmids can be good cloning vectors because they carry an origin of replication and are therefore able to replicate independently within a cell. Most plasmids used as vectors also encode some type of selectable marker, such as the gene for resistance to ampicillin. If the host cells are ampicillin sensitive, the only host cells that can grow on a medium containing ampicillin are those that have taken up the plasmid. Vectors must also have a small sequence of base pairs that can be recognized by a restriction enzyme. When this enzyme opens the circular plasmid, foreign DNA can be incorporated. When the plasmid vector and ये भी हमने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके ही अटैच करती है एंड देन कट करती है, तो वो वाले एरियाज भी होने चाहिए। इट इज मेंशनिंग अबाउट दैट। Foreign DNA are both cut with the same restriction enzyme and mixed together. Not all molecules will join to form recombinants. Some vector molecules will reanneal without incorporating foreign DNA. To identify cells that contain plasmids that have incorporated foreign DNA, a second marker gene is needed on the vector. This second marker contains the restriction enzyme site within its nucleotide sequence. If foreign DNA is inserted, the second marker is inactivated. This is referred to as insertional inactivation. As we talked about. A common second marker is the LAC-Z gene, which codes for the enzyme beta-galactosidase. Beta-galactosidase can cleave a colorless chemical called XGAL to form a blue compound. Therefore, colonies of cells that harbor the intact vector but no new recombinant DNA can make beta-galactosidase and form a blue color in the presence of XGAL. However, colonies that contain new recombinant DNA cannot make beta-galactosidase and are white.
let's just get back to our notes. सो उसने आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एग्जांपल दिखाया, एंटीबायोटिक्स वाला नहीं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज में हम बोल रहे हैं कि जो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है उस वाले एरिया में आप नया इंसर्ट डाल देते हैं, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, और उसने उस जीन का नाम भी बताया था, LAC-Z इज द जीन, LAC-Z, I'll just write it for you, LAC-Z is the gene that codes for beta galactosidase, and ये वाला beta galactosidase works upon the compound called as X-gal and then converts it into a blue color compound. वो ब्लू कलर के कंपाउंड की वजह से आपकी कॉलोनीज ब्लू दिखने लगेंगी, बट आप तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के प्रोसेस से बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं। इनएक्टिवेशन करने की वजह से आपकी कॉलोनीज ब्लू कलर की नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अब वो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी एक्स गैल के साथ। तो क्योंकि अब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इस वजह से जो कॉलोनीज कलरलेस होंगी दोज वुड बी द कॉलोनीज विच आर योर ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिसके अंदर नई जीन जा चुकी है। रेस्ट बाकी सारी कॉलोनीज आपके कोई मतलब की नहीं होंगी फिलहाल के लिए। Let's move to the next topic, which actually describes about that vector for cloning genes in plants and animals. Higher plants और higher animals के अंदर भी क्लोनिंग करनी पड़ती है कई बार, उनके अंदर भी हम जीन इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो उनके केस में जनरली क्या यूज करते हैं, there's a like it's a pathogen called as Agrobacterium tumefaciens. It is a pathogen ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, ये डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है, डाइकॉट प्लांट्स को परेशान करता है, उनके लिए पैथोजेनिक इन नेचर है। ये पर्टिकुलर पैथोजन डायरेक्टली हैज द कैपेबिलिटी टू डिलीवर डीएनए और डिलीवर आरडीएनए एंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्लांट सेल्स को इनटू ट्यूमर सेल्स, कैंसरस सेल्स में। एंड देन फाइनली ये जो कैंसर सेल्स बनाता है अपने लिए, वो कैंसर सेल्स वो कंपाउंड बना देंगे जो पैथोजन को रहने के लिए चाहिए। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस विद अ रफ डायग्राम अगेन। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस वाला जो बैक्टीरिया है वो अटैक कर गया। ठीक है, वो उसके अंदर आ चुका है, ये पैथोजन आ चुका है, तो ये पैथोजन इन्फेक्टेड प्लांट हो जाएगा। दिस इज अ पैथोजन इन्फेक्टेड प्लांट। ठीक है, अब ये प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का। जनरली कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको ये इन्फेक्ट करता है, डाइकॉट। ठीक है, जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। सो डाइकॉट वाले प्लांट के अंदर ये इन्फेक्ट कर चुका है, एंड देन फाइनली अपना एक पीस ऑफ डीएनए, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अपना एक डीएनए इस प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक है, इस प्लांट को इसने अपना वो डीएनए दे दिया। ठीक है, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज टीडीएनए। ये जो ट्रांसफॉर्म डीएनए है उसकी वजह से आपके प्लांट का डीएनए भी चेंज हो जाएगा, एंड देन इट बी कन्वर्टेड इनटू लाइक जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स बन जाएंगे प्लांट के अंदर। ये जो ट्रांसफॉर्म डीएनए डाला, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की ही कैपेबिलिटी है, नॉट एवरी पैथोजन इज सच इन नेचर। हर किसी की बस की ये बात नहीं होती। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इज मशहूर फॉर ऑल दिस, इज लाइक फेमस फॉर ऑल दिस, दैट इट इज केपेबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ इट्स डीएनए एंड देन ट्रांसफॉर्म द प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स। अब ये जो ट्यूमर सेल्स है, हमने बताया था ट्यूमर सेल्स डोंट डाई, दे कीप इंक्रीजिंग इन नंबर, हमने कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ा है। सो दीज ट्यूमर सेल्स कीप इंक्रीजिंग इन नंबर, अपना बंच बनाते चले जाएंगे, बहुत सारे इंक्रीज करते चले जाएंगे, एंड देन दे रिलीज सर्टेन केमिकल्स, और ये जो केमिकल्स हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। ये जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये यही पैथोजन जिसने प्लांट को इन्फेक्ट किया था यही रिलीज करवाता है, एंड देन ये केमिकल्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस उस पैथोजन अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेक्टर जो प्लांट्स में डिस्कवर किया गया, दैट इसकी मदद से इस वेक्टर को, अगर इस पैथोजन को इनएक्टिव स्टेट में कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये बीमारी तो ना कर पाए, ट्यूमर सेल्स तो ना बन पाए, ना करा पाए, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द प्लांट हम यूज कर लेंगे अपनी जीन के लिए। So this is one of the category which work as a vector for plants. Similarly, animals के केस में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी देखी गई है in case of what? Retroviruses. रेट्रोवायरस अगर किसी को पता हो और कुछ याद आ रहा हो एड्स वाले चैप्टर से, there's a human health and disease चैप्टर जो हमने फिनिश किया इससे प्रायरली, उसके अंदर हमने एड्स पढ़ा था, acquired immunodeficiency syndrome. That particular disease, that particular syndrome is caused by a virus which is called as retrovirus. रेट्रोवायरस को रेट्रोवायरस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। जनरली ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, जब आरएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ठीक
ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन ना होके जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो रेट्रोवायरसेस होते हैं इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, इसीलिए इन्हें रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके रेट्रोवायरस होते हैं, ये रेट्रोवायरस व्हेन एंटर इनटू अ एनिमल बॉडी, जब ये रेट्रोवायरस एक एनिमल बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी उनके अंदर के नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा बंच बन जाता है सेल का। ट्यूमर क्या होता है? बंच ऑफ सेल्स ओनली। ठीक है। तो बंच बन जाता है आपका सेल्स का, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब इन्हीं की मदद से ये जो आपका रेट्रोवायरस है, आपको इतना पता लग गया है कि रेट्रोवायरस आपके एनिमल सेल के अंदर जाके मशीनरी पूरी की पूरी ओवरकम कर लेता है एंड देन उससे अपने सेल्स बनवाना शुरू कर देता है। सिमिलरली प्लांट के अंदर हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक पैथोजन है, उसके केस में भी हमने ये देख लिया वो भी ओवरकम कर लेते हैं और अपना काम करवाना शुरू कर देते हैं। सो इन दोनों को, रेट्रोवायरस को एज वेल एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को अपने अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। इनको सबसे पहले मतलब जब वेक्टर्स की तरह यूज कर रहे होंगे अपने मतलब के लिए, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे पहुंचाने के लिए जब यूज कर रहे होंगे, तो करेंगे क्या? चाहे तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात कर लीजिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरस की। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों कैंसर फैला रहे हैं या फिर ट्यूमर्स कॉज कर रहे हैं। ये प्लांट्स में कर रहा है और ये एनिमल्स में कर रहा है। तो इनको जब हम वेक्टर्स की तरह यूज करेंगे अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को नए ऑर्गेनिज्म में डिलीवर करने के लिए, उस केस में इन्हें पहले इनएक्टिव करना पड़ेगा, इनएक्टिव या फिर डेड फॉर्म में लेना पड़ेगा। जब हम इन्हें इनएक्टिव कर देंगे, जिस टाइम पे ये अपनी बीमारी नहीं फैला पाएंगे, देन ये बस आपकी जीन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज हाउ these organisms work as vector for higher plants and animals। ये हो गया हायर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। अब जब आपको एक और चीज है, इसके बाद एक नया प्रोसेस आता है विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपने क्या किया? अभी तक के स्टेप पे हम कहां तक पहुंचे? हमने आरडीएनए बना लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करवा ली, लाइगेज से जुड़वा लिया और पूरा आपका वेक्टर रेडी है। उस वेक्टर के अंदर आपके मतलब का डीएनए जुड़ा हुआ है। अब आपको ये आरडीएनए दूसरे जिसके अंदर डालना है, जिस भी होस्ट के अंदर डालना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को इस डीएनए को लेना भी तो पड़ेगा। हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, हो सकता है वो अपने अंदर इसको ग्रोथ ही ना होने दे। तो उसकी वजह से उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी ये केपेबिलिटी, ताकि वो आ रहे नए वाले ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट करे, उसके लिए नए वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, इवन इस डीएनए वेक्टर को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है एक दूसरे के लिए। कॉम्पिटेंट मतलब एक्सेप्टिंग बनाना पड़ता है एक दूसरे के लिए। जब ये दोनों कॉम्पिटेंट स्टेट में आ जाते हैं तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये नया डीएनए एंट्री कर जाएगा, नया वेक्टर एंट्री कर जाएगा और इंटीग्रेट भी कर जाएगा और नई सेल कॉपीज भी बनाएगा। लेकिन पहले इसको कॉम्पिटेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉम्पिटेंट नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सो जनरली अब आपको यहाँ पे इसमें यू कैन रीड दिस एज वेल। जो डीएनए है इट्स अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मतलब फिलिक मतलब लविंग, पानी को पसंद करने वाला मॉलिक्यूल है। सो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव नहीं कर पाता है। इस वजह से whenever you're trying to force a bacteria to take this plasmid, उसकी वजह से सबसे पहले, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम के साथ देखिए, ये आपका बैक्टीरिया है और ये आपका वो वेक्टर है जिसके अंदर आपका वो नया वाला डीएनए लगा हुआ है, या नया वाला डीएनए या फिर आरडीएनए आपका पूरा रेडी हो रखा है। और ये आप एज अ प्लाज्मिड के अंदर डाल के आप नए वाले बैक्टीरिया के अंदर इसे डालना चाहते हैं। सो आप इस स्टेप पे हैं। अब आपको ये इसके अंदर डालना है। ठीक है। जो ये मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड लिपिड्स जो है वाटर रिपेलिंग होते हैं। हालांकि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। ठीक है। तो आपका डीएनए तो हो गया वाटर लविंग, आपका बैक्टीरिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई वाटर रिपेलिंग। तो ये डीएनए को अंदर इजीली आने नहीं देता है। इसकी वजह से जब आपको अंदर डीएनए डालना है, जो आपको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर डालना है, उसको सबसे पहले आपको ये जो बैक्टीरियल सेल का मेम्ब्रेन है, या फिर आप इसे ओवरऑल अपना पूरा बैक्टीरियल सेल की तरह मान लीजिए, आपको इस पूरे सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मतलब एक्सेप्टिंग बनाना पड़ेगा आपके काम के लिए। जब भी एक्सेप्टिंग नेचर का हो जाएगा आपके डीएनए के लिए, क्योंकि डीएनए पानी लविंग है एंड इसकी मेम्ब्रेन पानी रिपेलिंग है, तो जब ये कॉम्पिटेंट हो जाएगा देन ये अपने अंदर डीएनए को आने देगा। अब ये काम करने के लिए, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए भी एक प्रोसीजर है।
So we'll just describe that as well. इट्स नॉट एन इजी डिफिकल्ट वन, बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है. जब हम लैब्स में करते हैं तो थोड़ा सा टेडियस इसलिए हो जाता है जस्ट बिकॉज मॉलिक्यूलर का काम बहुत 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 ज्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज्यादा बारीक होता है. सो इस वजह से आपको काम बहुत ज्यादा सफाई से करना पड़ता है. एंड कभी ना कभी इनिशियल में जब तक हाथ बहुत सेट नहीं हुआ होता तब तक कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स कई बार रिपीट करने पड़ते हैं. जरा सा कॉम्पिटेंस भी कई बार आ ही नहीं पाता. आप ट्रीटमेंट प्रॉपर दे रहे होगे, जैसा प्रोटोकॉल में बोला है वैसा ही कर रहे होगे, बट मॉलिक्यूलर का काम सफाई के साथ आता है. जैसे जैसे आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होता चला जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट मोर इफेक्टिवली. सो एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है, जैसे आप ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है जो जनरली आपको कॉम्पिटेंट बनानी है, ये कॉम्पिटेंट है नहीं, अभी आपको कॉम्पिटेंट बनानी है किसके लिए, आपके आरडीएनए के लिए. सो आप आरडीएनए के लिए एग्जैक्टली क्या करते हो, सबसे पहले इसे ट्रीटमेंट देते हो कैटायन से. किससे, कौन से कैटायन से, डाइवेलेंट कैटायन से. डाइवेलेंट मतलब जिन पे दो वैलेंसी है. जैसे आप किससे दे सकते हो, कैल्शियम से. जैसे कैल्शियम 2+ है तो इनके दो वैलेंट, इनके ऊपर दो वैलेंट आयंस है. सो कैल्शियम 2+ से जब इस बैक्टीरियल सेल को आप ट्रीटमेंट दोगे, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेते हैं इस कैल्शियम की एंड देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को इसके साथ. इसकी वजह से ये इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोरस नेचर आएगा एंड देन डीएनए जो है उन पोर्स के थ्रू सेल वॉल के अंदर वो जो पोर्स बनेंगे, एग्जैक्टली आपको दिखेंगे नहीं वो, बट हाँ वो पोर्स की स्पेस बन जाएगी इस कैटायन ट्रीटमेंट की वजह से. वो जो पोर्स बनेंगे उसके थ्रू आपका डीएनए एंट्री कर जाएगा. सो दिस इज हाउ योर सेल इज मेड कॉम्पिटेंट टू रिसीव एन आउटसाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसी तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फाइनली एंटर करवा देते हो आपके सेल के अंदर. इसके अलावा भी आप फोर्स कैसे करते हो, आप ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ आइस पे रखते हो. ये जो आपका वेक्टर है, ये जो आपका डीएनए है जिसके अंदर जो वेक्टर के अंदर लग के आया है, और ये जो आपका बैक्टीरियल सेल है, ये दोनों के दोनों आप ट्यूब में लेके इसको आप आइस पे रखते हो. ठीक है, आप इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को आइस पे रखते हो. उसके बाद जैसे ही आइस पे रखते हो उसके तुरंत बाद इसे हीट दे देते हो 420 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, इसके बाद हीट शॉक बोलते हैं इसको, हीट शॉक दे दिया, उसके बाद दोबारा से आइस पे रख देते हो. इसकी वजह से फाइनली बैक्टीरिया पूरा का पूरा डीएनए लेने के लिए राजी हो जाता है. सो मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. आप दोबारा से इस चीज को एक बार देखो मेरे साथ कि ये जो स्ट्रेस दिया जाता है ना, ये स्ट्रेस की वजह से उस सेल वॉल के अंदर चेंजेस आते हैं एंड वो जो सेल वॉल है फाइनली आपका डीएनए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है. सो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे ये आपका ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपका आरडीएनए भी है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपके प्लाज्मिड के साथ, वो भी है इस ट्यूब के अंदर. और इस ट्यूब के अंदर आपका नया वाला होस्ट सेल भी है जिस सेल के अंदर आपको ये डालना है डीएनए. ठीक है, ये इसके अंदर जाना है, ये दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है. अब क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको कैल्शियम से ट्रीटमेंट दोगे. कैल्शियम से ट्रीटमेंट देने के बाद आप इसे रखोगे सोल्यूशन को, इस पूरी ट्यूब को रखोगे आइस पे, फिर इसे दोगे हीट शॉक. हीट शॉक दोगे कितने डिग्री का, 420 डिग्री सेल्सियस का. उसके बाद हीट शॉक देने के बाद दोबारा रख दोगे इसे आइस पे. तो ये एक बार 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 आप टेम्परेचर चेंज दे रहे हो ना, पहले ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा. इसके बेसिस पे फाइनली ये बैक्टीरिया आपका डीएनए ले लेता है. बैक्टीरिया एक्सेप्ट द डीएनए, और कैसे एक्सेप्ट करता है, उसकी सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, वो पोर्स के थ्रू आपका डीएनए एंट्री कर जाता है. So this is how your bacteria finally accepts a rDNA with present inside a plasmid. इसी तरीके से आप यहाँ वाले स्टेप तक तो आ गए जब तक फाइनली बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट कर लिया. अब कॉपीज बनाने वाला स्टेप आएगा, बट या इसको अब डिटेल में एक साथ पूरे प्रोसीजर की तरह पढ़ेंगे. हमने छोटे छोटे स्टेप्स पढ़ लिए, कैसे कटिंग होती है, कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद फिर दूसरे में डालते कैसे हैं, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर वो आपका डीएनए जाएगा कैसे, और जाएगा भी तो उसको पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है. सो वी हैव लर्न अबाउट ऑल दिस. चला गया है कि नहीं डीएनए, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला या बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला, दोनों में से कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. जैसे मैंने लैब्स में मेजरली एंटीबायोटिक वाला किया है. सो इट डिपेंड्स आप किसको फेवर करते हैं उसके बेसिस पे है. सो ये जो आरडीएनए डालने का तरीका है ना, जो मैंने अभी बताया था कि कैल्शियम से ट्रीटमेंट देंगे या फिर किसी डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीटमेंट देंगे, उसके अलावा भी आप और कुछ कुछ कर सकते हो. दिस इज नॉट द ओनली वे. जैसे एक होता है माइक्रो इंजेक्शन.
माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक, आप जैसे नाम से समझ सकते हो कि आपको इंजेक्शन की तरह डालना है उसे। तो जो आपका आरडीएनए है ना, डायरेक्टली जो एनिमल सेल है उसके न्यूक्लियस में, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल के डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्शन से डाल दिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत आराम से, कुछ साथ में नहीं रखते, कोई आइस में नहीं रखते, डायरेक्टली उसके अंदर माइक्रो इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सेल्स के ऊपर हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बहुत छोटे 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 माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, तो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपको मैं बना के दिखाती हूँ, अब मैं यहाँ पे तो बड़े बड़े बना रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं। इसको आपको साइज वाइज अगर कोई पूछे तो दीज आर माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, माइक्रो साइज होता है 10⁻⁻⁶। तो गोल्ड या फिर टंगस्टन, गोल्ड या फिर टंगस्टन में से किसी के भी आप पार्टिकल्स लेंगे, उन पार्टिकल्स के ऊपर आप अपना डीएनए कोट कर देते हैं। इन पार्टिकल्स के ऊपर आपका डीएनए कोट कर दिया जाता है प्रॉपरली, ठीक है, ये कोटिंग हो गई। एंड देन इनको फाइनली सेल्स पे छोड़ा जाता है, सेल्स पे फेंका जाता है या बोम्बार्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ गन, ठीक है। इस गन को बोलते हैं जीन गन, और ये जो पूरी टेक्निक है इसे बोलते हैं बायोलिस्टिक्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स, और या फिर जीन गन प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है वो इसी चीज के लिए है, दैट एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आपकी जीन गन है, ऐसी दिखती है। देन इस जीन गन के अंदर आपके पार्टिकल्स लोड कर दिए जाते हैं, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स लेंगे जिन्हें बाहर से सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बाहर के सरफेस पे आरडीएनए लगा दिया जाएगा। एंड आरडीएनए बाहर की सरफेस पे लगाने के बाद डायरेक्टली इस गन को चला के सेल पे, बैक्टीरियल सेल पे डायरेक्टली इन्फेक्ट किया जाता है। एंड देन दिस लीड टू द प्रोडक्शन, दिस लीड टू द ट्रांसफर ऑफ योर द डीएनए, ट्रांसफर ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट इन योर प्लाज्मिड। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका है, उसमें एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन, जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्लांट और एनिमल, हायर प्लांट और एनिमल में वेक्टर कौन से होते हैं, कौन से यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए। मैंने दो पैथोजेंस बताए थे, एक आपको रेट्रोवायरस बताया, उसके अलावा आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस बताया। उन दोनों को यूज किया जाता है, लेकिन मैंने बताया था यूज कैसे करेंगे, डिसआर्म करके, उनकी प्रॉपर्टी, वो जो बीमारी फैलाते हैं उस चीज की प्रॉपर्टी को उनकी डिस्ट्रॉय करने के बाद देन उन्हें यूज करते हैं। तो आपका डिसआर्म्ड पैथोजन लिया जाएगा। डिसआर्म्ड मैंने बता दिया क्या होता है, डिसआर्म्ड इज समथिंग which is like doesn't have anything, any property of infection. सो ये अब ये पैथोजन अब बीमारी नहीं फैला पाएगा। इस पैथोजन के अंदर फिर आप अपना आरडीएनए डाल देते हो, और ये क्योंकि दूसरे के अंदर जाके मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है, इसकी प्रॉपर्टी ही है, तो ये अंदर जाके अपने बहुत सारी कॉपीज या फिर सेल्स क्लोन्स बना लेता है, विच इज हेल्पफुल। अब इसकी वजह से आपका सारा आरडीएनए जो है वो होस्ट के अंदर मूव कर जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन एंड वी आर डन विद द डे, वी आर डन विद द प्रोसेस। इसके बाद सारा का सारा नया पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे चलती है एंड हाउ डस दिस फॉलोज, ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज हम समझेंगे। लेकिन हम यहाँ तक, अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, कटिंग, लाइगेस उन्हें जुड़वा देगी, जुड़वाने के बाद आपका डीएनए फ्रेगमेंट रेडी हो गया, जिसको आपको फाइनली ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर करवाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है जो मैंने यहाँ पे बताई है। माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक जीन गन हो गई, डिसआर्म्ड पैथोजन हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर भी समझाया था, जिसके अंदर आपको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा अपने सेल को विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस। तो इनमें से कोई भी टेक्निक जो पसंद आए या फिर जो फेवरेबल हो कंडीशंस में, उसको यूज करेंगे। उस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करने के बाद फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा जीन जो है इनकॉर्पोरेट तो हो चुका है, अब उसकी कॉपीज बनानी है, क्योंकि एक कॉपी नहीं बनाएंगे उस जीन की, बहुत सारी कॉपीज बनानी है, वो बनेंगी सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर की भी मशीन आती है, उस मशीन के अंदर आपको सोल्यूशन रेडी करके डालना होता है, फिर नंबर ऑफ साइकिल्स चलती रहती है खुद से मशीन के अंदर। We are going to talk about this, but next lecture में, अब I'm going to shut this class and हम पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे एक आरडीएनए दूसरे के अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है एंड देन उसकी कॉपी बनाई जाती है एंड उससे जीन प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जीन ट्रांसफर करवा रही हूँ बायोप्लास्टिक बनाने का, तो वो जीन कैसे दूसरे में जाएगा एंड देन बायोप्लास्टिक बनाएगा, इस प्रोसेस में क्या क्या शुरू से लेकर आखिर तक इन्वॉल्व होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
I would be really glad if you have any doubts, if you have anything that you want to like share with me, if you have any doubts to shoot upon me, do comment below, and have a great day. We will see each other in the next class. Thank you.